Planning to appear for UPSC CSE but confused about where to start? Look no further. Vision IS Delhi presents the GS Foundation Course 2025, 2026 and 2027. Avail centralized access to learning with classroom and online resources. Study material that is expert researched and thoroughly analyzed basis the UPSC exam pattern. Personal and individualized guidance every step of the way to cater to your technical and specific needs. Explore the holistic learning modules we have designed for the UPSC CSE aspirant. Batch starts 20th December, 5 p.m. and 17th November, 9 a.m. Offline come live online classes. With the right ingredients, success is yours to have. Enroll today in the Vision IS GS Foundation Course 2025, 2026 and 2027. Good afternoon to all of you. सेशन का पर्पज आप लोगों को क्लियर है? क्या पर्पज है आज के सेशन का? कि यूपीएससी के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी में आपका फाउंडेशन या आपका बेस स्ट्रोंग होना कितना महत्वपूर्ण है और आपके इसी फाउंडेशन या बेस को मजबूत करने में प्री फाउंडेशन कोर्स कैसे सहायक हो सकता है। ठीक है, ये आज के सेशन का बेसिक एजेंडा है। अब इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, पहले आप लोगों से जानना चाहूँगी कि अभी तक आप लोगों की तैयारी का स्तर क्या रहा है। अभी तक आपने कुछ पढ़ने की कोशिश की है, थोड़ी जानकारी है इस एग्ज़ाम के बारे में, क्या सब स्थिति है? कोई बताए? अच्छा, अभी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं जाना है। किसी के पास कोई जानकारी है? अच्छा, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर या स्कीम के बारे में आपको जानकारी है, बट मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जो बेसिक जानकारी इस एग्ज़ाम के बारे में वो भी नहीं है।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी मूलभूत या बेसिक जानकारी के साथ, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम स्कीम के बारे में। आई थिंक ये तो सभी को पता है कि परीक्षा के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद हमारी मुख्य परीक्षा आती है, और सबसे अंत में होता है व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब अगर इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में हम जाने तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें आपको पता है कि कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर, एक जीएस और दूसरा सीसेट। अच्छा, दोनों के नेचर या प्रकृति के बारे में जानकारी है कि जीएस का नेचर क्या है और सीसेट का नेचर क्या है? जीएस में आप देखोगे कि जीएस के हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक, आईआर, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। वहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको उसमें से सही विकल्प का चयन करना होगा। पेपर होता है कितने का? 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। बेसिक है ये। अच्छा, दूसरा है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ भी जो पेपर है वो 200 मार्क्स का ही होता है, लेकिन यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो जानना जरूरी है कि ये जो जीएस पेपर जिसकी मैंने पहले बात की थी, ये आपकी मेरिट बनाता है, और जो सीसेट पेपर है वो सिर्फ नेचर में क्वालिफाइंग है, यानी उसे आपको पास करना है। लेकिन ध्यान रहे कि चाहे आपने जीएस में कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, चाहे आप जो अच्छे स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं उनमें से हो, अगर आप सीसेट को नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज पर आती है हमारी मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा, जहां प्रीलिम्स हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था, वहीं पर मुख्य परीक्षा नेचर में क्या है? सब्जेक्टिव है। इसमें आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। ठीक है, जिसमें आप सिलेबस देखोगे तो अलग अलग पेपर में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जो हम आगे भी ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही एक ऐसे या निबंध पेपर होता है, ये भी 250 मार्क्स का ही होता है। जीएस के चारों पेपर भी 250 मार्क्स के ही होते हैं। साथ ही एक ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय का चयन आपको करना होता है, उस विषय से भी 2 जो है पेपर बनते हैं 250 मार्क्स के। ठीक है, साथ ही आप देखोगे कि मुख्य परीक्षा में भी 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। जैसे प्रीलिम्स में सीसेट है, वैसे मुख्य परीक्षा में एक लैंग्वेज पेपर होता है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसमें से आपको एक पेपर लिखना होगा, और दूसरा कंपल्सरी इंग्लिश। इनके मार्क्स नहीं ऐड कर होते, लेकिन इनको भी क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारी मुख्य परीक्षा जो है चलती है, और लास्ट में आता है थर्ड स्टेज, जिसे व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से जानते हैं। अब जब मेंस में आप हाई स्कोरर होते हैं या कट ऑफ के ऊपर वाले कैंडिडेट होते हैं, तब आपको आमंत्रण मिलता है किसके लिए? पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसके लिए 275 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। ये 3 स्टेज हैं इस परीक्षा की, यानी प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। अब आप देखोगे, चाहे इस परीक्षा में आप कहीं तक, चाहे आपने पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों ना दिया हो, अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फिर से शुरुआत होती है यहाँ से, प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये है यूपीएससी की एग्ज़ाम स्कीम इन ब्रीफ। अब डिटेल में तो आप देखोगे तो सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो संक्षिप्त में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है, और यहाँ पर संक्षिप्त में चीज़ें बताई जा रही हैं। उम्मीद है कि आप लोग एक बार अच्छे से सिलेबस अपने लेवल पर पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये आप देखोगे, ये है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। अब एक तरफ है इसमें जीएस, और दूसरी तरफ क्या है? सीसेट, जहाँ आप देखोगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, भूगोल, शासन और राज्य तंत्र, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिति, मतलब मोटा मोटा आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जो है प्रधान परीक्षा है, जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे
ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल, जो कि पहले पेपर में आता है। फिर उसके बाद शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, आईआर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, ये अगले पेपर में है। फिर एथिक्स आता है, एक ऐसे का पेपर भी है, ठीक है। वैकल्पिक विषय के आपके पेपर भी हैं, और सबका मिलाकर टोटल संयोजन कितना बनता है? 1750। और साथ ही 275 आपके पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। तो अंत में कुल मार्क्स कितने हुए? 2025, जिसमें से आपका चयन होता है। तो ये तो बहुत ही मूलभूत सी जानकारी थी। हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों को हो, कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हो। थोड़ा सा आप अपने स्तर पर और एग्ज़ाम स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, पहले भी कहा, एक बार मैं फिर दोहरा रही हूँ, आप देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन का जो हमारा मेन पर्पज है उसकी तरफ। क्या है हमारा मेन पर्पज? जरा देखिए स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। क्या महत्व है कि आप जब यूपीएससी की तैयारी से जुड़े या यूपीएससी तैयारी की शुरुआत करें तो उसके साथ ही अपने फाउंडेशन को आप मजबूत बना लें, अपने आधार को आप मजबूत बनाएं। क्यों आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है? कोई बता पाएगा? कि चीज़ों की आपको बेसिक समझ हो, जो मेजर हमारे सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर हमारी थोड़ी सी मूलभूत समझ डेवलप हो, ये क्यों जरूरी है? ठीक है, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल आपने सही बताया। लेकिन आप पाएंगे कि ये तो जब हम फिर आगे एडवांस लेवल पर चीज़ें पढ़ते हैं तो भी ये सारी चीज़ें तो हम देखते हैं। आपको अपना बेसिक्स को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है। इसका सबसे पहला कारण आप पाएंगे जो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की आवश्यकता क्यों है? ताकि आपकी समझ बेहतर और व्यापक हो पाए। अब ये बेहतर और व्यापक समझ का क्या अर्थ है? अगर आप सीधा एडवांस लेवल की चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप देखोगे कि वो चीज़ें आप समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन चीज़ों का बेसिक्स तो आपने देखा ही नहीं है। अब हम इसे मल्टीपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने साइक्लोन सब के बारे में न्यूज़पेपर या बेसिक बुक्स में पढ़ा होगा। हम क्या देखते हैं कि हमें पता चलता है कि अमूक नाम का साइक्लोन आया, भारी तबाही मचाई। हम ये भी देखते हैं, पढ़ते हैं कि साइक्लोन्स पर क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है। लेकिन बेसिक एक साइक्लोन या चक्रवात की अवधारणा क्या है ये हम जानते ही नहीं है, ठीक है। आपने मानसून का जब समय होता है तो बार बार इधर उधर मानसून के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि मानसून आ रही है, मानसून में रेनफॉल डेफिसिट है, ठीक है, वर्षा में कमी है इस वर्ष, ठीक है। हम देखते हैं कि एल नीनो ने हमारी मॉनसून को प्रभावित कर दिया। तो बेसिकली ये एल नीनो का कंसेप्ट या अवधारणा आखिर है क्या? हाल फिलहाल में आप पोल्यूशन के डेज देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ समय पहले जब थोड़ी सी वर्षा हुई, प्रदूषण से हमें राहत मिली, तो उस समय आप देख रहे होंगे बार बार आपके टेलीफोन्स पर, न्यूज़पेपर में, टीवी में ये आंकड़े आ रहे थे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी आज 60% है, आज 65% है। तो वो क्या इंगित करता है कि वर्षा होने की संभावना है, जिससे इस पर्यावरणीय प्रदूषण से हमें कुछ राहत मिलेगी। अब बेसिक प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, इसके कुछ कारण और भी हैं, लेकिन एक इसी समय एनवायरमेंट पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि मौसमी दशाओं में बदलाव होता है। तो वो किस तरह का बदलाव है कि अब से 3 महीने पहले हम देख रहे हैं कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब नहीं था, अब क्यों है? तो किस तरह से मौसमी दशाओं में बदलाव हुआ है? ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर अब आपको सीधा हायर लेवल की चीज़ें पढ़ा दी जाए और आपकी बहुत बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको एल नीनो नहीं पता है, ठीक है, आपको चक्रवात नहीं पता है, ठीक है, आपको इवन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है ये भी नहीं पता है, तो आप देखोगे कि हायर लेवल की चीज़ों को आप कभी समझ भी नहीं पाओगे और अच्छे से चीज़ों को रिलेट भी नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ज्योग्राफी से। अब इसके अलावा इकोनॉमी में आप देखिए,
बार बार आप इधर उधर चर्चाओं में सुनते हैं कि आरबीआई ने रेट्स को बढ़ा दिया है, रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, सुनते हैं ना, ये तो बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं। अब हम क्या देखते हैं कि एनालिसिस आता है इनको लेकर कि अच्छा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ रही है, मतलब अर्थव्यवस्था में जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरें हैं, वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। या अर्थव्यवस्था में इसके चलते हम देखते हैं कि वित्त की कमी आएगी, तरलता की कमी आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में इधर उधर पढ़ते हैं, बट बहुत बेसिक या फंडामेंटल चीज़ें हमें क्लियर ही नहीं होती कि आखिर ये रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या है। हम ये समझते हैं कि बैंकों में तरलता है, ठीक है, एनपीए का संकट टल गया है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बट बेसिक कंसेप्ट कि एनपीए अपने आप में है क्या, ये तो हम जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स, चीज़ें आप ना सिर्फ ज्योग्राफी, ना सिर्फ इकोनॉमी, बल्कि पॉलिटी, आप देखोगे कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है बदल रहा है स्वरूप, संविधानवाद जैसी टर्म्स आप सुनते होंगे, आप संघीय व्यवस्था सुनते होंगे, टर्म्स एकात्मक व्यवस्था सुनते होंगे। तो जब तक इन सब मूलभूत टर्म्स के बारे में या चीज़ों के बारे में या कंसेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, तब तक हायर या उन्नत लेवल की चीज़ें समझने, ठीक है, और उनको लेकर अपनी सोचने समझने की क्षमता सृजित करने की स्थिति में आप रहेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला महत्व यही है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करने का, कि इससे हमारी समझ बेहतर और व्यापक होती है। और इसका प्रभाव क्या है कि फिर जो एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, एडवांस डिस्कशन होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, हम उनको समझने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला महत्व तो यही है। दूसरा, समाचारों से जुड़े रहने की बेहतर क्षमता भी हम में आती है। कैसे? जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। आप देखोगे मैंने जितनी सारी टर्म्स अभी डिस्कस की थी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एनपीए मैंने बोला, साइक्लोन मैंने बोला, और ऐसी बहुत सारी टर्म्स मैंने बोली, सब आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। एक टर्म आजकल काफ़ी पॉपुलर है, इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो हम ये तो बार बार सुनते हैं कि अरे टमाटर का मूल्य बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन, समझ रहे हो, प्याज का मूल्य बढ़ गया है, फूड इन्फ्लेशन, शायद सभी आम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। बट एक्चुअल में इन्फ्लेशन का कंसेप्ट क्या है, किसे कहते हैं इन्फ्लेशन, क्यों बढ़ता है इन्फ्लेशन, ये बहुत मूलभूत चीज़ें हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अलग अलग उपाय कर रही है, अलग अलग स्टेप्स उठा रही है। इसमें हम देखते हैं कि कोटा व्यवस्था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, अलग अलग तरीकों का गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। अब हमने तरीके तो पढ़ लिए, लेकिन क्या इन चीज़ों को आप समझ पाओगे, रिटेन कर पाओगे, अगर आपको यही नहीं पता कि ये मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आखिर होता क्या है, ये कोटा व्यवस्था आखिर होती क्या है। सेम चीज़ जरा इकोनॉमी से आगे बढ़ के आईआर देखिए। आईआर तो आज के समय में काफ़ी चर्चा में है, रसिया, यूक्रेन, गाजा पर जो सब चल रहा है, बार बार डिप्लोमेसी की बातें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप ट्रैक जो वार्ताओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक डिप्लोमेसी के बेसिक कंसेप्ट या बेसिक बैकग्राउंड आपको क्लियर ही नहीं है, क्या आज के समय में किसी भी राष्ट्र का क्या इंक्लिनेशन है, किसी भी मुद्दे को लेकर क्या उसका पक्ष है, या आप सोचने समझने की स्थिति में रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। सेम चीज़ जरा आप एनवायरनमेंट पर अप्लाई कीजिए। कुछ समय पहले मैं न्यूज़पेपर में देख रही थी एमिशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आपने न्यूज़पेपर देखने की कोशिश की है। अब क्या है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा उस रिपोर्ट में कि राष्ट्र अपनी एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है, अभिष्ट निर्धारित योगदान है, उसे पूरा नहीं कर पा रहे। अब आपने पढ़ लिया, पूरी कैलकुलेशन पढ़ ली कि इस योगदान को राष्ट्र पूरा नहीं कर पा रहे, अगर राष्ट्र इतनी कोशिश करते हैं तब भी हम जो है तापमान वृद्धि को यहीं तक रोक पाएंगे, ठीक है। बहुत डिटेल डिस्कशन आपने पढ़ लिया, बट आपको यही नहीं पता कि बेसिक ये एनडीसी का कंसेप्ट है क्या, कहाँ से ये कंसेप्ट आया है, समझ लो। तो जब तक ये मूलभूत चीज़ें ही आपको क्लियर नहीं है, क्या न्यूज़पेपर में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है आप उसे समझ पाएंगे, और समझ पाने के साथ साथ क्या आप उसे रिटेन कर पाएंगे, आप देखेंगे कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है कि सीधा हम करते क्या है, क्लासेस के साथ शुरू करते हैं, एडवांस लेवल पर सीधा बातें होने लगती हैं, बहुत बेसिक्स उन चीज़ों का हमारे लिए क्लियर होता ही नहीं है। तो दूसरा रीज़न क्या है कि समाचारों से हम जुड़े रह पाएँ, जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं उनको समझ पाएँ, ठीक है, और साथ ही उनको रिटेन कर पाएँ। इन पर्पज को पूरा करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
जैसे अभी जब मैं आई तब आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे थे, क्या आप किसी न्यूज़ को समझ पाए? क्या मतलब आपका ऑब्जर्वेशन था, जैसे आपने खोला मैगजीन को, समझ पा रहे थे कुछ? डिफ़िकल्टी हुई? हाँ, तो वो इसीलिए कि हमारा फाउंडेशन जो है या बेसिक्स की समझ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जब तक चीज़ों को हमने बेसिक से क्लियर किया ही नहीं है तो डेफिनेटली हमारी समझ जो है उन चीज़ों को लेकर पर्याप्त नहीं रहेगी। अच्छा, अर्ली बर्ड एडवांटेज क्या है? कोई बताएगा कि आपको क्या प्रारंभिक लाभ मिल पाता है? आप देखोगे सीधा फाउंडेशन कोर्स की जो क्लासेस है या कोचिंग है उनसे आप शुरुआत करते हो, तब बहुत सारी चीज़ें क्लास में आपको समझ में ही नहीं आती। आप देखोगे कहाँ बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है। ये भी मैंने क्लासेस में देखा है कि विद्यार्थी अमूनन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ विद्यार्थी कि क्या इन्हें समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया है। इसका एक बेसिक कारण क्या होता है कि कुछ लोगों को क्यों समझ में आता है, या तो वो अपना फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से क्लियर कर चुके हैं या फिर उन्होंने इस तरह की कोई तैयारी की है, इसके बाद उनको थोड़े एडवांस लेवल की चीज़ें समझ में आने लगती हैं। आप सीधा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स से अगर जुड़ जाते हैं और बैकग्राउंड आपका क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर, थोड़ी भी समझ आप में नहीं है, तब आपको इस तरह की डिफ़िकल्टी होती है। तो ये जो फाउंडेशन क्लियर होना है ये आपको अर्ली बर्ड एडवांटेज या ये कहा जाए कि प्रारंभिक लाभ भी देता है, ठीक है। और ये पॉइंट जो हमने ऊपर सब डिस्कस किया उसी से रिलेट करता है। कैसे? अगर आप चीज़ों को बेसिक्स के स्तर पर अच्छे से समझ रहे हो, एडवांस के साथ आप उनको लिंक कर लेते हैं बाद में, तो आप देखेंगे कि आपका विश्लेषणात्मक कौशल जो है वो अन्य की तुलना में बेहतर होता है। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखे हैं, चूंकि आज के सेशन के लिए काफ़ी भारी हो जाता है इसलिए क्वेश्चंस मैंने नहीं दिखाए हैं, बट आपने किसी ने क्वेश्चंस देखे हैं? आप पाएंगे जैसा आपने बताया था कि कुछ क्वेश्चन तो सीधे सिलेबस से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो होता तो बेसिक चीज़ें सिलेबस से ही हैं, लेकिन इस तरह से यूपीएससी वो प्रश्न बनाती है कि वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करती है कि आपको आसपास के टॉपिक से ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा कि आपने अगर 5 पॉइंट उसके बारे में पढ़े हुए हैं तो वो डायरेक्टली यूज नहीं होंगे आप कि वहाँ पर आप में समझ है, उस समझ के आधार पर आपको एग्जाम में ही कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा और उनको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा। तो ये क्षमता किसी भी विद्यार्थी में कब आ सकती है? जब हमने सिर्फ ऊपर के स्तर से चीज़ों को पढ़ा हो या फिर हमारी चीज़ों की समझ जो है, अवधारणात्मक स्पष्टता जो है वो हमारी क्लियर हो। तो डेफिनेटली आप में जो विश्लेषणात्मक कौशल है कि चीज़ों को सिर्फ आप फेस वैल्यू पे नहीं लेते, बल्कि इसके उधर उधर भी जो चीज़ें हैं उनको भी आप समझ पाते हो, तो उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होना जरूरी है। वैकल्पिक विषय के चयन में भी स्पष्टता आती है। अब इसमें लाभ सिर्फ उन्हीं वैकल्पिक विषयों को मिलेगा जो जीएस के महत्वपूर्ण है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, इन सब से जुड़े हुए जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, अगर इनमें से किसी को आप अपना वैकल्पिक विषय बनाना चाहते हैं तो फाउंडेशन क्लियर होने से ये महत्व आपको मिलता है कि आपको क्लियर हो जाता है कि इनमें से कंपैरेटिवली किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, किसे आप अपना वैकल्पिक या फिर अपना जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोजर आपका इन सारे सब्जेक्ट से हो जाता है, थोड़ा एक्सपोजर होता है क्लासेस में, तो हम समझ पाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को मैं अच्छे से समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ और किस में मेरा प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, किसको मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो अवधारणाएं अगर आपकी स्पष्ट होती हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, या मैं कहूँ आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है, तो ये वैकल्पिक विषय के चयन में भी सहायक होता है और साथ ही आप में आत्मविश्वास भी इसके चलते आता है। आत्मविश्वास इस परीक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अन्यथा आप आत्मसंदेह का शिकार हो जाते हैं कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। अच्छा, आप लाइब्रेरी गए पढ़ने के लिए, या आपका दूसरा रूममेट है कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है, आप झट से अपनी बुक बंद करेंगे और दुकान पर जाएंगे दूसरी बुक खरीदने के लिए। क्या है? आत्मसंदेह है। आपको ये विश्वास नहीं होता कि जिस जो है कंटेंट का या जिस विषय सामग्री का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो तरीका सही है। आप सदैव आत्मसंदेह के घेरे में रहते हैं और अंततः परिणाम ये होता है कि आपके आत्मविश्वास को क्षति होती है।
अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये आपको एक आत्मबल भी देता है। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास सृजित होता है कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और इसी दिशा में मुझे बढ़ने की आवश्यकता है। तो प्री फाउंडेशन ना सिर्फ तैयारी के स्तर पर आपके लिए मददगार है, बल्कि मानसिक मजबूती के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। एक टर्म आपने अगर सुनी हो जिसे कहा जाता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? ये एक इस तरह का सिंड्रोम होता है जिसमें व्यक्ति सदैव आत्मसंदेह या शंका की स्थिति में रहता है। तो अगर हमारी तैयारी है फजाड़ होती है ना, कि कुछ चीज़ें पढ़ ली, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तब ये इम्पोस्टर सिंड्रोम हमारे अंदर घर कर जाता है और हम सदैव आत्मसंदेह की स्थिति में रहते हैं। तो वो आत्मसंदेह की स्थिति कब नहीं होती? जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, जब आपकी फाउंडेशन आधार मजबूत है, तब आप में आत्मविश्वास आता है और इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसे जो सिंड्रोम है वो आपसे दूर रहते हैं और आप सही गति में, सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का महत्व। अब अगला प्रश्न ये है, चूंकि हम यहाँ पर मिले हैं प्री फाउंडेशन कोर्स को डिस्कस करने के लिए, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न यहाँ पर है कि आखिर फिर ये प्री फाउंडेशन कोर्स क्या है और इसका क्या महत्व है? किसी ने जाना है प्री फाउंडेशन कोर्स के बारे में? ये कोर्स आप इसे कह सकते हैं कि गैप ब्रिज करने वाला कोर्स है। गैप ब्रिज इन द सेंस, आप अपने एकेडमिक्स को अभी जस्ट क्वालिफाई करके आए हैं, ठीक है, आप सीधा अगर फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़े एडवांस लेवल पर पढ़ाई की शुरुआत होती है, आप देखोगे कि आप वहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, उस ब्रिज या उस गैप को भरने का काम करता है प्री फाउंडेशन कोर्स, और यहीं से जुड़ा हुआ है इसका महत्व भी। फिर क्या महत्व है? महत्व भी वही है कि ये गैप को ब्रिज करता है। जब आप फाउंडेशन क्लासेस में जाते हो तो टीचर्स का एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है कि एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होगा। हर चीज़ को अत्यधिक साधारण ढंग से या अत्यधिक बेसिक तक जाकर समझा पाना वहाँ पर संभव नहीं हो पाता। आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं तो नया विद्यार्थी हूँ, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता या नहीं जानती हूँ, तो मुझे चीज़ें उस स्तर से पढ़ाई जाए। हो गया ना एक्सपेक्टेशनल मिसमैच। आप यहाँ से उम्मीद करते हो, टीचर यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस गैप को भरने का काम कौन करता है? ये प्री फाउंडेशन कोर्स। और स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ इस एग्ज़ाम के बारे में जाना नहीं है और जानने के साथ साथ बेसिक्स जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं क्लियर की है, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा महत्व क्या है कि यहाँ पर राइटिंग अभ्यास की व्यवस्था भी है। अब आप सभी का अपना अपना अनुभव होगा। एकेडमिक्स के लेवल पर हम कितना लेखन का अभ्यास करते हैं? सिर्फ परीक्षा देने जाते हैं, वहीं पर जाकर लिखते हैं, लेकिन आपने एटलीस्ट टॉपर्स टॉक देखे होंगे। आपने बार बार सुना होगा कि टॉपर्स कहते हैं कि लेखन अभ्यास इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कुंजी है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि एकेडमिक्स में आप जैसे भी लिखते हैं मार्क्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर गिवन वर्ड लिमिट में, गिवन टाइम लिमिट में आपको दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्री निर्धारित कट ऑफ नहीं है। तो ये स्किल आप में कब आएंगे? क्योंकि अंततः मार्क्स तो मेंस के ही जुड़ रहे हैं। तो जब आप राइटिंग अभ्यास करेंगे, प्रीलिम्स के लेवल पर आप क्वेश्चंस के साथ अभ्यास करेंगे, तब कहीं जाकर आपकी जो है राइटिंग स्किल एनहांस हो पाएंगे। और सबसे पहले तो स्किल की छोड़िए, लिखने को लेकर आपकी जो हेजिटेशन है वो तभी दूर हो पाएगी जब आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्री फाउंडेशन कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लस करंट अफेयर भी आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, वो सब जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो उस लिहाज से भी मैं कहूँ तो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जो प्री फाउंडेशन कोर्स है। क्योंकि आप देखोगे कि जब तक आप फाउंडेशन कोर्स में या बेसिक क्लासेस में सारे सब्जेक्ट के साथ तैयार होते हो, तब तक आप देखोगे कि काफ़ी लंबा समय जा चुका होता है। क्या तब तक आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके तो बेसिक्स अभी क्लियर ही नहीं है। तो ये काम ये प्री फाउंडेशन कोर्स करेगा कि एक सीमित अवधि में आपको मोटा मोटा आइडिया सारे सब्जेक्ट्स जो मेन है उनका दे दिया जाएगा, और उसके बाद आप जो भी मटेरियल पढ़ते हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे वो स्टैटिक का हो, एटलीस्ट आप उस मटेरियल को पढ़ने और समझने की स्थिति में रहेंगे। तो ये सारे महत्व हैं इस प्री फाउंडेशन कोर्स के। तो इसका बेसिक महत्व सभी वही है, क्या है कि ये हमारी फाउंडेशन को मजबूत करता है। और फाउंडेशन को मजबूत करने के जो सारे महत्व हैं, वो सारे महत्व किसके भी हैं? जो हमारा प्री फाउंडेशन कोर्स है उसके भी हैं।
अब इसमें सब्जेक्ट्स मेजरली हल्का सा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि क्या कोर सब्जेक्ट्स उठाए गए हैं, किन किस तरह की चीज़ों पर सब्जेक्ट्स में फोकस किया जाएगा, एक झलक। इसके अलावा भी उसमें कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, बट कुछ बेसिक 3-4 सब्जेक्ट्स की एक झलक है। जैसे अगर हम इतिहास की बात करें तो क्यों ज़रूरी है इतिहास या हिस्ट्री को हमारे लिए जानना, बेसिक्स को बेसिकली जानना। अतीत को समझने में मदद मिलती है। बहुत सारे समकालीन जो मुद्दे हैं उनकी जड़ें भी हम कहाँ पर पाते हैं, इतिहास में पाते हैं। हमारी कला, संस्कृति, विरासत और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इतिहास में ही डेवलप हुए हैं, उनको लेकर हमारी समझ बेहतर होती है। अच्छा, आप एक चीज़ और भी देखेंगे यूपीएससी की इस तैयारी में कि बहुत सारी जगह पर अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी होती है। इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ क्या होता है कि एक सब्जेक्ट की चीज़ें एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव दूसरे पर भी होता है। आप लोग इवन ये भी पाएंगे जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि अब तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बन रहे हैं। आप देखोगे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी, कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं रहा है। सेम चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को लेकर भी हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात इतिहास के बारे में भी है कि जो हमारा इतिहास रहा है उसने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को भी आकार दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी आकार दिया है, और बाकी जो घटनाक्रम है उनको भी प्रभावित किया है। तो अगर हम मूलभूत स्तर पर बेसिक इतिहास की समझ रखते हैं तो बहुत सारी और चीज़ें भी हम समझने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ हिस्ट्री को लेकर। चलिए जरा भूगोल और पर्यावरण को देख लेते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। अब इससे एक तो सबसे पहले भारत को ही अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलती है कि भारत का भूगोल बेसिक्स में हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, तो आज के समय में हर कहीं सुर्खियों में है। जब थोड़ा सा बेसिक हम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का पढ़ लेते हैं तो इन मुद्दों को समझने की स्थिति में हम आ जाते हैं। हमें स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही भूगोल और एनवायरनमेंट इकोलॉजी का लिंक करंट अफेयर से भी है। स्थान पॉपुलर हैं, क्यों पॉपुलर हैं, ठीक है। बहुत सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज भी चर्चा में आते रहते हैं, जैसे मानसून या कुछ भी ऐसा आ गया, चर्चा में आ गया, ठीक है। एनवायरनमेंट को लेकर तो आजकल सारे कहीं चर्चाएं हो ही रही हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। कुछ समय पहले आपने G20 के बारे में सुना होगा, ठीक है। आपने जो है पर्यावरण को लेकर पेरिस एग्रीमेंट अगर थोड़ा भी कहीं आपने पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। बार बार आप लोग फ़ोन में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते होंगे, किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को समझने में भी हमारी मदद होती है अगर हम इन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे पॉलिटी, सभी लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते होंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक क्लासेस में आपकी यही समझ क्लियर होगी प्री फाउंडेशन में कि जिसे हम पॉलिटी समझते हैं और जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है उसमें अंतर है। वो अंतर आप समझ पाओगे तो आधी तो आपकी दिशा वहीं से निर्धारित हो जाएगी। हम जनरली पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो थोड़े उच्च स्तर की बात हो गई। इन जनरल क्या पढ़ते हैं हम, जैसे किसी ने क्या स्टेटमेंट दी, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने विजिट की। अच्छा, आप किसी अमुक स्टेट से हैं तो वहाँ के किसी राजनेता के संदर्भ में कोई न्यूज़ आ गई तो आप पाएंगे कि ये न्यूज़ वास्तव में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं। ये सब चीज़ें हमारा, जैसे आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोई बिल आया, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो शासन संरचना, ठीक है, राजनीति को लेकर स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन, राजनीतिक आंदोलन जिन्होंने भारतीय व्यवस्था को आकार दिया, इन सब को हम यहाँ पर समझेंगे, संवैधानिक ढांचे को समझेंगे। और जब ये सारी चीज़ क्लियर होंगी तब हमारा विज़न क्लियर होगा कि एक्चुअल में पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो प्री फाउंडेशन के साथ ही शुरुआत से ही आपको एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ आपको फोकस करना है, किस डायरेक्शन में आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है और किस दिशा में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और इकोनॉमी, ये तो आई थिंक सबको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़ा तो सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल होता है। और न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप देखोगे इकोनॉमी से कुछ भी आ रहा है तो जल्दी से हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी की भी जो सरकारी नीतियाँ हैं वो क्या हैं। अच्छा, समाचार पत्र, उनके विश्लेषण को बेहतर ढंग से समझने में जब आपकी बेसिक कंसेप्ट, शब्दावली, अवधारणाएं इत्यादि स्पष्ट होंगी तो यहाँ से आपको मदद मिलेगी।
आर्थिक विकास और हमारी समृद्धि को संचालित करने वाले कौन से कारक है? यही तो सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर सब में हम पढ़ते हैं। इन्हीं से अर्थव्यवस्था की हमारी समझ बेहतर होती है और यही चीज़ें आप देखोगे हायर या एडवांस लेवल की चीज़ों के साथ लिंक होकर फाइनली आपकी परीक्षा का हिस्सा भी बनती हैं, चाहे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं या फिर चाहे मुख्य परीक्षा की। और इसके साथ साथ आईआर भी है, जैसे पॉलिटी आईआर के साथ आप पढ़ते हो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, बेसिक डिप्लोमेसी का हमारा बैकग्राउंड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण संस्थान है, सारी चीज़ें जो है हम आईआर के संदर्भ में देखते हैं ताकि क्या घटित हो रहा है उसे हम समझ पाएँ और इस परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर पाएँ। तो ये बेसिक पर्पज है इस प्री फाउंडेशन कोर्स का। तो अगर मैं 2 से 3 लाइन में इस कोर्स का जो वैल्यू है वो आपको डिफाइन करूँ तो क्या है, ये आपका बेस क्लियर करने का काम करेगा, आपका आधार मजबूत करेगा, जिससे आपकी समझ बेहतर होगी, हायर लेवल की चीज़ों के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, किसी भी कंटेंट या विषय सामग्री जैसे मैगजीन ही है, न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, उसे पढ़ने समझने की स्थिति में आप आ जाएंगे और साथ ही इससे आपको मानसिक बल या मजबूती भी मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास आपकी तैयारी को लेकर बढ़ेगा। तो ये सारी जानकारी थी जो मेरे पार्ट से जुड़ी हुई थी, यानी कि ये प्री फाउंडेशन कोर्स है क्या और आपकी तैयारी में ये कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आपके साथ जुड़ेंगे जितेंद्र नागर सर, वो आपको बेसिकली इस कोर्स के जो फीचर्स हैं कि क्या क्लासेस मिलेंगी, कितनी क्लासेस होगी, क्या कुछ और सुविधाएं इस कोर्स में आपको मिलेंगी, संक्षिप्त में इसके बारे में वो आपको जानकारी देंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं अपने पार्ट से सेशन एंड करूं? ठीक है, धन्यवाद सभी का। और जो सुझाव है वो फिर से यही है कि चाहे आप प्री फाउंडेशन चाहे फाउंडेशन किसी भी कोर्स से आप जुड़ते हैं, बेसिक सिलेबस और क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट आपको देखकर अच्छे से जो है समझने की कोशिश करना है। ज़्यादा चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो लगेगा जब देखेंगे तब। तो अपने लेवल पर भी आपको कोशिश करनी है और यहाँ से तो कोशिश की जा रही है, तो दोनों तरफ की जब कोशिशें मिलेंगी तब आउटकम पॉजिटिव होगा। इसी के साथ आप सभी को आपके जो है एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि प्री फाउंडेशन का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे आपको तैयारी में हेल्प करेगा, और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अभी और हम लोग देखते हैं कि विजन आईएएस की साइड से आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, एंड जो आपको प्री फाउंडेशन कोर्स होगा वो उसमें किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी क्लासेस होंगी, और विजन आईएएस की साइड से जो भी और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही उनके बारे में बात करते हैं। अगर इन बिटवीन आपको कोई डाउट आए किसी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जैसे यूपीएससी में सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। एक तो हो गया कि आपने मन बना लिया कि अब आईएएस बनना है अगले साल 2024 में या 25 में, पर सफलता के लिए और क्या चाहिए होगा आपको? अगर कोई बताए तो मैं लिस्ट डाउन करता हूँ। हाँ, अच्छा एक गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और डेडिकेशन, ठीक है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए होगा आपको? मतलब कंटेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। मटेरियल की बात कर रहे थे, और बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मटेरियल के अंदर ही मैं मान लेता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको एनालिसिस करना है। प्रैक्टिस एक एरिया हो जाएगा। और किसी को कुछ याद आ रहा है? गाइडेंस आपने ले ली, आप अनुशासित है? अच्छा, टेस्ट वो मतलब मटेरियल के अंदर पीवाईक्यू टेस्ट, आप ये सारी चीज़ें एक तरह से उसमें कंसोलिडेट कर सकते हो। ठीक है, गाइडेंस आपको मिल गई। आप डिसिप्लिन्ड है अपनी पढ़ाई में, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्लास बराबर जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, डेडिकेशन आप में ऐसा भर भर के बढ़ा है कि एकदम सफलता प्राप्त करनी है पहले अटेम्प्ट में ही। ठीक है, मटेरियल आपके पास पूरा है, आप गए बतरा, आपने खूब सारी किताबें खरीद ली क्या?
हाँ, मतलब मटेरियल उस हिसाब से चाहिए आपको जो यूपीएससी के लिए ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, आप हिस्ट्री की बड़ी-बड़ी 10 बुक उठा के ले आए और आपको बोलूँगा कि आप पढ़ लो, आप सफल हो जाओगे, तो वो ज़रूरी नहीं, ठीक है? आप सफल ही हो जाओ। आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ जाएगा, पर सफलता मिले ना मिले उसके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप करेंगे बराबर, आप डेली टेस्ट लिख रहे हैं, वीकली टेस्ट लिख रहे हैं, मंथली टेस्ट दे रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको मैं कंसोलिडेट करूँ अगर कि क्या-क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये देखिए। ये 3 पिलर है जो आपको यूपीएससी में सफलता दिलाएंगे। एक तो अध्ययन सामग्री हम लोगों ने बात कर ली कि अध्ययन सामग्री कौन-कौन सी हमारे पास होनी चाहिए और उसका उपयोग कैसे करना है। एक हो गया कि जो आपने जो पढ़ा है, आपने पढ़ लिया खूब सारा, आपने पॉलिटी पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, जो क्लास नोट्स आपने पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं किया। आपने पढ़ लिया पर आपका मूल्यांकन अगर आपने नहीं किया कि उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं नहीं पा रहे, तो क्या जो आपने पढ़ा उसका इंपॉर्टेंस है? आप जैसे पढ़ लिया उस चीज़ को, आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए कोई काम का थोड़ी है। आप यहाँ पे ज्ञान लेने तो आए नहीं है, आप किस लिए आए हैं? कि आप 2024 या 25 जब भी आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमें कंटेंट का नियमित मूल्यांकन कैसे करना है कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही, उसके लिए एक प्रॉपर मूल्यांकन होना चाहिए आपका, ठीक है? साथ साथ में आपको पता है यूपीएससी का जो मार्केट है उसमें खूब सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें बता रहे होते हैं। टॉपर कोई बोलता है कि बुक पढ़नी चाहिए, कोई बोलता है नोट्स पढ़ने चाहिए, कोई बोलता है मैंने करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ा फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, कोई बोलता है मैंने मैगजीन नहीं पढ़ी। तो सही किसकी माने, सही किसकी मानी जाए? तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। हो सकता है किसी ने जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पहले पेपर जो जीएस का है उसमें वर्ड हिस्ट्री है, उसने नहीं पढ़ा और लकीली उस साल क्वेश्चन नहीं आया, उसका सिलेक्शन हो भी गया। तो वो ही कहेगा कि मैंने वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। बट आप जिस साल एग्जाम देने जा रहे थे वर्ड हिस्ट्री से 3 सवाल आ गए, फिर आप क्या करेंगे? आप उसकी बात मानेंगे कि टॉपर की कि उसने तो बोला था कि वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हो जाता है काम। तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है कि इस चीज़ का एंड इस चीज़ का कैसे उपयोग करना है, वो आपको ये आदमी बताएगा, जो सही गाइडेंस आपको दे सके। सही गाइडेंस में कौन होगा? जो आपके टीचर होंगे या फिर जो भी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। तो एक-एक करके हम लोग बात करते हैं कि विजन आईएएस की साइड से आपको कंटेंट के लेवल पे, इवैल्यूएशन के लेवल पे एंड सही मार्गदर्शन के लेवल पे क्या-क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ रहती है। तो एक-एक करके हम लोग बात करते हैं। हुँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्री फाउंडेशन कोर्स की। मैम ने आपको सारा बता दिया है कि कैसे उसका इम्पोर्टेंस है और कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका इम्पोर्टेंस भी क्या-क्या होगा। तो प्री फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँगा, तो आपकी टोटल क्लासेस होंगी 70। 70 क्लासेस जो है वो इस तरह से डिवाइड है कि 60 क्लासेस तो होंगी बेसिक सब्जेक्ट्स की। उसके बाद बचती है आपकी 10 क्लासेस। 10 क्लासेस को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि आगे मैं आपको वैसे बताऊँगा कि किसके बारे में है ये। तो 5 क्लासेस तो होंगी आपकी करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर आपको पढ़ना किस तरह से। मतलब होता क्या है, जैसे आप करंट अफेयर की मैगजीन आप लोग के पास है अभी, आप लोग उसको देखेंगे तो उसमें पॉलिटी का भी सेक्शन है, इकोनॉमी का है, आईआर का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आप अभी एक बहुत नेसेंट स्टेज में तैयारी करने के, आप बहुत साइंस उसकी नेसेंट स्टेज में तैयारी करने के, तो आपको पता नहीं है कि करंट अफेयर को पढ़ना किस तरह से। आप अभी उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको सारी चीज़ इंपॉर्टेंट लगेंगी, हो सकता है कि आपको समझ भी नहीं आए वो चीज़। तो करंट अफेयर इन 5 क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि करंट अफेयर को एक्चुअली पढ़ना किस तरह से। शुरू से ही आपको पता रहेगा। जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी पॉलिटी की क्लासेस, जनरली तो ये होता है कि जब आपकी पॉलिटी की क्लासेस खत्म होंगी, उसके बाद आपको पता लगता है कि पॉलिटी के जो करंट अफेयर उसको मेरे को पढ़ना किस तरह से था। या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब आप बेसिक पढ़ चुके होंगे तब आपको पता लगेगा कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से पढ़ना है करंट अफेयर के हिसाब से। परंतु अगर आपको पहले से ही ये बता दिया जाए कुछ क्लासेस लेके कि करंट अफेयर में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो आपके फायदेमंद होगा। 5 क्लासेस जो होगी वो होगी आपकी आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस आप सब लोगों को पता है, आगे और भी बात करेंगे। आंसर राइटिंग के बिना ये एग्जाम निकल नहीं सकता। आप खूब पढ़ लो, प्रीलिम्स निकाल लो, अगर मेंस आपका नहीं निकलता है तो आप फिर ले दे के वापस उसे साइकिल में आ जाते हो। तो आंसर राइटिंग के बारे में भी 5 क्लासेस होंगी कि आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। तो आगे और हम लोग चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आ रहा है या किसी को कोई वो है?
अब जो मैं पहला पिलर बता रहा था कि यूपीएससी के लिए जो पहला पिलर है कि आपके पास में एक राइट कंटेंट होना चाहिए। तो विजन आईएएस की साइड से ऐसा क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी जो कंटेंट की समस्या है, जो पहला पिलर है आपकी तैयारी के लिए, वो समाप्त हो जाए या फिर उसकी आपके पास इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल हो। तो पहले बात करते हैं दो चीज़ों की। देखो, पहले तो मैं एक कंटेंट की बता दूं कि जो इंस्टीट्यूशन का जो कंटेंट होता है या जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है, जो भी क्लास नोट्स होते हैं या जो भी पीपीटी होती है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसका पर्पस क्या होता है? होता क्या है, जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी का आप मार्केट में जाएंगे 5 बुक अवेलेबल होंगी, 6 बुक भी अवेलेबल होंगी, जो कि आपको, ठीक है, तो आपको वो पढ़ सकते हैं। परंतु उसमें एग्जाम काम का कितना है? अगर जैसे मैं बात करूं, सुभाष कश्यप जो है बुक बोला जाता है कि पॉलिटी के लिए आप पढ़िए, अच्छी बुक है, बट सुभाष कश्यप ने क्या वो बुक आपके लिए लिखी है? उन्होंने तो एक अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको कंपाइल किया है। वो यूपीएससी की तैयारी के बारे में कहीं ना कहीं दूर तक नहीं लिखती। विपिन चंद्रा की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो क्या विपिन चंद्रा उसकी जो प्रस्तावना लिखते कहीं लिखते हैं कि ये बुक यूपीएससी के लिए काम की है? हाँ, उससे क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, बट इतनी बड़ी बुक पढ़ना आपको क्या फ्रूटफुल है? ऐसे हर सब्जेक्ट की आपके पास 4-5 बुक अवेलेबल होंगी। तो जो कंटेंट होता है, ये जो इंस्टीट्यूशन की साइड से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपके लिए ऑलरेडी जो एक्सपर्ट्स है वो मेहनत कर रहे हैं कि वो सारी बुक पढ़ते हैं, सारी बुक्स देखते हैं, वहाँ से जो कंटेंट उनको लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ से उठा के आपके जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वहाँ हो जाता है। क्लास नोट्स जो होते हैं, टीचर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, वो पढ़ा रहा होता है, उसको यूपीएससी को ट्रैक कर रहा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो उनको एक पता होता है कि कौन सी जगह से यूपीएससी किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जो क्लास नोट्स जो डिक्टेट करवाता है टीचर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपकी 80% से 90% जो समस्या है कंटेंट के लेवल पे, वो क्लास में ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद आपको जो प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, वहाँ से बस आपको 10-20% पढ़ना पड़ता है। और उस 10-20% में भी आपको टीचर बताएगा कि इस एरिया से आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है थोड़ी डिटेल में। क्योंकि क्लास क्या होती है, क्लास जैसे मैं मानूँ पॉलिटी की आपकी 40 क्लासेस होने वाली है। पॉलिटी की 40 क्लासेस में ऐसा संभव नहीं है कि हर चीज़ ही कवर हो जाए। वहाँ पे टीचर आपको वो चीज़ कवर करवाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा। पॉलिटी अगर कोई टीचर चाहे तो 200 दिन भी पढ़ा सकता है, साल भर भी पढ़ा सकता है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। परंतु हमें एक लिमिटेड 1-1.5 साल का टाइम मिला है जो तैयारी करने का, उसमें पढ़ना है और एग्जाम निकालना है। तो प्रिंटेड मटेरियल जो होता है वो आपको वहाँ पे हेल्प करता है कि एक्स्ट्रा किसी की जिज्ञासा है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो टीचर आपको बता सकता है कि हाँ, आप उस प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ लीजिए। टीचर जो होता है वो बहुत सी बार पीपीटी भी बना के लेके आता है, उसमें आपके पीवाईक्यू होंगे, कुछ नोट्स होंगे, वो भी आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होती है, ठीक है। और जो भी कंटेंट होता है, ये बहुत डिटेल होता है, मतलब हर टॉपिक के बारे में आपको सारी जो भी डायमेंशंस होते हैं हर टॉपिक के, वो सारे कवर होंगे आपके। ऐसा नहीं है कि फिर आपको इसके अलावा कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कंटेंट के लेवल पे। अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन के लेवल पे, जो मैं आपको बात करता हूँ कि मूल्यांकन कैसे करना है। तो हम लोगों ने बात कर ली कि जैसे अगर आपने जो चीज़ पढ़ ली और उसका मूल्यांकन नहीं हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ, एग्जाम में मैं कितना प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि प्री फाउंडेशन जो कोर्स होंगे आपके, जो 670 क्लासेस का जो कोर्स है, उसमें आपके वीकली बेसिस पे टेस्ट होगा। आपके जैसे एक वीक में अगर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी क्लास चल रही है, 5-6 क्लासेस हुई एक वीक में और आपका 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो 7th डे या फिर 5th-6th डे आपके उसके टेस्ट होंगे उन टॉपिक्स के। तो आपको उसी वीक पता लग जाएगा कि मैंने जो टॉपिक पढ़े हैं वो कितना मुझे समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो ये जो स्पेशली ये प्री फाउंडेशन में आपके वीकली टेस्ट होंगे। जब आपकी प्री फाउंडेशन की क्लासेस खत्म हो जाएंगी और प्रॉपर जब बैच शुरू होगा, है ना, उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपकी मैं बताऊं इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, तो इकोनॉमी की आपकी फर्स्ट क्लास हुई, फर्स्ट क्लास जैसे ही आपकी खत्म होगी, आपका एक पोर्टल क्रिएट होगा। वो जब आप एडमिशन लेंगे उसके बाद जब होंगे, उसमें सारा एक पोर्टल रहता है, तो उसमें आपको डेली असाइनमेंट क्वेश्चन दिया जाता है। इस डेली असाइनमेंट क्वेश्चन का मतलब ये रहता है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। आपने जो उस दिन पढ़ा उसके बेस पे एक क्वेश्चन रहेगा, सिंपल थोड़ा रहता है कि आप एटलीस्ट कम से कम थोड़ा लिखना सीखे उस टाइम तक, है ना। तो डेली एक्यू का मतलब ये है कि डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको लिखिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद वो आपको चेक होके आएगा और आपको पता लगेगा कि मैंने कितना लिखा है, क्या नहीं लिखा और मुझे मार्क्स कितने मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया डेली का प्रोसेस। उसके बाद जब आपके 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, है ना,
जैसे आप पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, आपका फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स के बाद आपका फिर मिनी टेस्ट शेड्यूल होता है। फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्लासेस चलेंगी, तो मिनी टेस्ट में फिर आपके वो फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चन है, मिनी टेस्ट दोनों प्रकार के होंगे आपके, प्रीलिम्स वाला भी एंड मेंस वाला भी। इसमें लगभग प्रीलिम्स वाले में 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं और मेंस वाले में 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। आप टेस्ट सेंटर पे जाइए, ऐसे टेस्ट सेंटर जो बना हुआ वहाँ उसको टेस्ट को लिखिए और इवेल्युएट कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये हो गया कि एक तो प्रोसेस डेली चल रहा है और एक प्रोसेस जो आपके 15-20 दिन में आपको पता लगेगा। हाँ हाँ, ये मेंस का भी होता है, मतलब जो सब्जेक्ट मेंस में भी है सिलेबस में उनके भी होंगे। जैसे साइंस हो गया, साइंस अब मेंस में नहीं है जनरली ना, तो साइंस का इसका नहीं होगा मेंस वाला। और कुछ सब्जेक्ट जैसे वर्ड हिस्ट्री हो गया, तो वर्ड हिस्ट्री का प्रीलिम्स वाला नहीं होगा, उसका मेंस होगा। वो सब्जेक्ट्स का जो जैसे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से चीज़ें होंगी। अब उसके बाद होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है ये चल रही होती है और बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं, इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आती है आप लोगों की, ठीक है। ये दोनों तरह की दी जाती है, प्रीलिम्स वाली भी और मेंस वाली भी। प्रीलिम्स वाली जो रहती है उसमें लगभग 35 टेस्ट रहते हैं और मेंस वाली जो रहती है उसमें लगभग 30 टेस्ट रहते हैं। 35 टेस्ट मतलब आप समझिए 3500 क्वेश्चंस। अगर मैं इसको टॉपिक के लेवल पे बात करूं तो लगभग 3000 या 2500 टॉपिक ये हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज 30 पेपर, मतलब हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन, तो कितना हुआ 600 टॉपिक्स। अगर रिपीटेशन भी मान ले तो भी 400-500 के अराउंड आपके टॉपिक्स हो गए। और इन टॉपिक्स का आपको डिटेल एनालिसिस भी दिया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई टॉपिक ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ा था और वो टेस्ट में आया और वहाँ से आपको कुछ चीज़ कंपाइल करनी है, तो आप उसको वहाँ से लेके कंपाइल भी कर सकते हैं अपने पास। ये चीज़ आपको उसमें दी जाती है। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग निकलती है। ये आपको कोर्सेज के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से कुछ लेने का उसमें आवश्यकता नहीं होता है आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो हो गया अध्ययन सामग्री क्या है एंड प्रैक्टिस टेस्ट जो विजन आईएएस की साइड से आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम लोग आगे वाले उस पर चलते हैं। अब करंट अफेयर की बात करते हैं। देखो करंट अफेयर के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, अभी सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक, तो अब अगर यूट्यूब पे या कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गूगल पे भी जाएंगे कि रूस यूक्रेन वार के बारे में आपको पढ़ना है, तो 50 तरह की चीज़ें वहाँ पे आएंगी, है ना। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है? एक तो है जो कहानी बस बता रहा है, एक है कि उस तरह की चीज़ें हमें मिल रही है जो हम लोग एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाए, जो लिख पाएंगे, है ना। पहले हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर का महत्व क्या है यूपीएससी के लिए। आप लोगों में से कोई बताइए यहाँ से बिना देखे हुए, क्या है इंपॉर्टेंस करंट अफेयर का? हम्म हम्म, ठीक है ठीक है, और कोई बताएगा? ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस टॉपिक के बारे में। और हम्म, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो देखो करंट अफेयर के आपने जो बताया वो सारे इंपॉर्टेंस तो ऐसे, बट थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, तो सबसे पहला तो जो ये लिखा हुआ है स्टैटिक, मतलब आपका जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, या फिर ज्योग्राफी में जो आपने स्टैटिक कंटेंट पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जो स्टैटिक कंटेंट है आपका, उसको गतिशील और वास्तविक दुनिया के संदर्भ में कैसे पढ़ना है ना। जैसे कि अगर अभी बात कर रहे हैं जो इजराइल वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, है ना। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में क्या क्या कंडीशन रही थी उस टाइम पे, या इसराइल का गठन कैसे हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये चीज़ अगर आपने पढ़ी हुई है, तो आप जो भी न्यूज़ आ रही है इसराइल हमास के बारे में, देखो अभी तो क्या न्यूज़ आ रही है कि वहाँ इतने लोग मारे गए, उस हॉस्पिटल पे हमला हो गया, बट ये हमारे एग्जाम काम का नहीं है। हमारे एग्जाम काम का क्या है कि उसका रूट कोज क्या है और सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है। वो जो डे टू डे न्यूज़ आती है ना, वो हमारे एग्जाम के लिए काम की नहीं, ठीक है, पढ़ सकते हो उसको, बट एग्जाम में उसको लिखने का वो फ्रूटफुल नहीं है कि वहाँ हमला किया तो 40 लोग मरे। वो पढ़ने के लिए ठीक लगता है। और आप देखेंगे तो न्यूज़ चैनल पे जनरली वही चीज़ें आती हैं, वहाँ ये नहीं आता कि इसराइल का गठन कैसे हुआ था और क्यों अरब कंट्रीज जो हैं वो इसराइल के अगेंस्ट है और कैसे कैसे उनके बीच में वॉर्स हुए हैं। तो स्टैटिक कंटेंट को जो आप बेहतर तरीके से कैसे लिंक कर पाएंगे, वो आपको पता लगेगा करंट अफेयर पढ़ के। अगर जैसे आपको अभी जो यूक्रेन रूस वॉर चल रहा है, तो उससे पहले अगर आपने यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में,
वो अगर आपको सिनेरियो नहीं पता है तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये लड़ाई क्यों चल रही है वहाँ। या आपने अगर नाटो के बारे में नहीं पढ़ा है आईआर में, तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या नाटो है और कैसे एक्सपेंशन हो रहा था, उस वजह से वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। तो आपको बेसिक चीजें अगर पता है तो आपको करंट अफेयर से इसको रिलेट करके आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, देखो मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट लगता है, आप लोगों को लगता है नहीं लगता है? करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमें क्या करना है, करंट अफेयर हमें क्यों पढ़ना है? अभी देखो, अभी आप 1-1.5 साल तक कोई चीज ना ज्ञान बटोरने के लिए मत पढ़ना। आपका हर चीज जो भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी सोच रहे हो, कर रहे हो, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है। यही उद्देश्य है ना, कि कोई ऐसे सोच के आए कि मुझे हिस्ट्री में बहुत पढ़ना है या पॉलिटी बहुत पढ़नी है, नहीं उद्देश्य ना। तो करंट अफेयर हमें किस एंगल से पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में जो करंट अफेयर के इधर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, या किसी भी स्टेज में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए और बेहतर तरीके से आंसर कर पाए। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है करंट अफेयर को पढ़ने का। ठीक है। तो आधारित प्रश्न जो है देखो प्रत्येक चरण में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के नेचर आते हैं। एक तो होता है कि जो डायरेक्टली करंट न्यूज में चल रहा है उससे रिलेटेड का आता है, और एक होता क्या है कि जो न्यूज चल रही है करंट में, जैसे राज्यपाल जो है किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई आर्टिकल 356 के तहत, तो वो न्यूज में आ गया उस टाइम पे। तो अब वो ये नहीं पूछेगा कि किस स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई, बट एज ए टॉपिक जो राज्यपाल है वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया उस साल की एग्जाम के लिए, आइदर वो प्री हुआ या मेंस हुआ। तो इस तरह से आपको जो न्यूज में जो चीजें चल रही होती है उसको कनेक्ट करके आपको स्टैटिक कंटेंट उसका पढ़ना होता है। जैसे कि मैं बात करूं आईआर की, अगर जैसे इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है, रिलेशन जो है, अगर उसमें कोई भी टसल शुरू होती, देखो रिलेशनशिप तो जो है बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है, बट अगर कोई टसल शुरू हुई उस साल में, तो वो उस साल के एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट बनी है। हाँ, इंडिया मालदीव्स, जैसे अब मालदीव्स में अभी सरकार चेंज हुई है, तो अगर दोनों सरकारों के बीच में कुछ तनाव आता है तो वो इस साल जो ये नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेंस के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपका बन गया। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है। तो करंट अफेयर के नेचर एक तो क्या होगा, डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जैसे कि अभी कुछ सालों पहले क्वाड का एक गठन हुआ था, क्वाड का, है ना, तो यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से कि क्वाड क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक हो गया जो आपको न्यूज में चल रहा है परंतु वो कंटेंट जो है वो स्टैटिक है आपका। ठीक है। सॉरी, एक ये हो गया। अगला क्या है, इंटरलिंकिंग। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग की। देखो सामान्य अध्ययन के जितने भी टॉपिक है, इधर वो आईआर हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर जैसे मैं कुपोषण की बात करूं कि कुपोषण जो है इसके कारण क्या है, तो इसके कारण सामाजिक भी होंगे, कुछ ज्योग्राफिकल कारण भी होंगे, है ना, और कुछ न कुछ उसमें ऐसे पॉलिसी लेवल पे भी कारण होंगे कि कुपोषण खत्म नहीं हो पा रहा है। तो क्या इंटरलिंक है कि नहीं है, पॉलिटी से भी संबंधित हो रहा है आपका, ज्योग्राफी से संबंधित भी हो रहा है। तो जब आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो आप ऐसे इंटरलिंक समझ पाएंगे। और मेंस में जब जनरली हम लोग आंसर लिखते हैं तो ऐसा इंटरलिंक करके जब आंसर लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसी टाइम हम लोगों को मिलते हैं। साथ में क्या होता है, कुछ वैकल्पिक विषय, देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के जिसमें करंट अफेयर आता है। जैसे कि मैं बात करूं एक दो की, एक पीएसआईआर एक सब्जेक्ट है। तो पीएसआईआर मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, नाम ही इसका करंट अफेयर के ऊपर पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ करंट अफेयर आपको हेल्प कर सकते हैं। पबएड जैसे हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको काम आ सकता है करंट अफेयर। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इक्वली हेल्पफुल हो सकते हैं। अगला क्या है, देखो अब करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस ये है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप उसको डिटेल में जब पढ़ोगे आप उसके पक्ष विपक्ष में पढ़ोगे। जैसे भारत को, जैसे चाइना के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नहीं भारत को एकदम एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भारत को डायलॉग मेंटेन करना चाहिए। अलग अलग तरह के जो क्रिटिक्स होते हैं अलग अलग अपनी राय देते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखना होता है कि ये भी कुछ बोल रहा है ये भी कुछ बोल रहा है, पर मेरे एग्जाम के लिए क्या मध्यम मार्ग हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक इन्फॉर्म्ड राय बनाने में वो हेल्प करेगा करंट अफेयर। तो जब आपको वो मैगजीन दी जाएगी या उसमें जो होगा उसमें पक्ष विपक्ष में दोनों लिखा रहेगा, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की है, ये मुझे एग्जाम में लेके जाएगा। आया है समझ में?
इसके अलावा और कोई आपको याद हो तो बताइए। मेरे हिसाब से इसमें कवर्ड है सारी चीजें। अब ये बताइए कि सामान्य अध्ययन जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या आपके डाउट्स होते हैं। यहाँ मत देखे ना, यहाँ मैं हटा देता हूँ इसको 2 मिनट के लिए। आप लोग खुद बताइए कि आपकी डाउट क्या क्या है करंट अफेयर को लेके। सोर्स एक हो गया, और बताइए। हाँ, मतलब कितने साल का पढ़ना चाहिए, और पूरा तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, आप लोग बताइए 1-2 कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, और बताइए। हाँ, मतलब कौन सी जो न्यूज़ है वो अपने काम की है, जनरली ये हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ये कुछ होते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ इसके कि कौन कौन सी चीज़ आपके डाउट में रहती है। बताइए, पहला क्या लिखा हुआ है? सिलेबस क्या है यूपीएससी के करंट अफेयर। दूसरा ये है कि मुझे कितने न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। कोई बोलता है द हिंदू पढ़ना है, कोई बोलता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। जो नया नया स्टूडेंट आता है उसको लगता है कि दोनों ही पढ़ने लगता है ना। तीसरा क्या है, कितना टाइम देना चाहिए। क्या दिन भर ही न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे सुबह से शाम तक, ये क्या करना चाहिए। स्टैटिक कंटेंट को करंट अफेयर से कैसे लिंक करना है। महत्व क्या है यूपीएससी में करंट अफेयर का। न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय अगर मैं जैसे यूट्यूब पे जो एनालिसिस आता है करंट अफेयर का वो पढ़ लूँ तो क्या मेरे लिए फायदेमंद होगा। जो करंट अफेयर में पढ़ रहा हूँ क्या उसके मुझे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। करंट अफेयर का ऐसे में कैसे उपयोग कर सकते हैं, ऐसे की जगह मैं इसको बोलूँ कि जीएस में भी कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ूँ और स्टैटिक इतना कर लूँ कि सारे नंबर वहीं से ले आऊँ, तो कौन सी जो मैगजीन है वो इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। क्या मुझे प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नोट्स बनाने चाहिए करंट अफेयर के लिए। इंटरव्यू में करंट अफेयर काम आता है नहीं आता है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए तो शायद हो गया है। न्यूज़पेपर में कौन सी जो न्यूज़ है वो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है। अगला ये है कि जैसे मुझे ये योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी मैगजीन ये सारी पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए। करंट अफेयर इतना सारा है कि भाई मैं तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया। कोई बोल रहा है योजना पढ़नी है, कोई बोल रहा है वहाँ की मैगजीन पढ़नी है, कोई बोला ये न्यूज़पेपर पढ़ना है। करना है क्या है आखिरकार। आपको खुद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे पढ़ना कौन क्या चीज़ है ना। तो अब ये सारी समस्या है, तो विजन आईएएस इस समस्या को आपके समाधान कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे है ना, तो आपके जो जो भी सोर्सेज है करंट अफेयर के वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे कि क्या चीज़ पढ़नी है एग्जैक्टली, क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो कौन सी मैगजीन पढ़नी है वो आपको दी जाएगी। तो आपके जो वो समस्या थी कि क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सबका समाधान हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो मैगजीन होती है मैं आपको बताऊंगा कौन सी मैगजीन होती है। उसमें हर सब्जेक्ट का या हर टॉपिक का एक डिटेल एनालिसिस होता है। कोई भी मान लीजिए जैसे गवर्नर के ऊपर ही आपका कोई टॉपिक आया है वहाँ पे, अगर गवर्नर न्यूज़ में उस टाइम पे, तो अगर गवर्नर के ऊपर आया तो उस गवर्नर के सारी डिटेल, सारे डायमेंशंस के ऊपर वो चीज़ हो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का या हर टॉपिक का एक सरल शब्दों में विस्तृत विश्लेषण, मतलब सारे डायमेंशंस उसके कवर होंगे। किसी भी विषय के ऊपर आप उसको पढ़ के एक गहरी समझ बना सकते हो और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले या फिर इंटरव्यू में जो भी पूछने वाले उसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरेक्टिव सेक्शन विधियाँ क्या है, देखो आप जब मैगजीन देखेंगे आपकी तो आपने इसमें अगर किसी ने देखी होगी तो बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम ये सब बने हुए हैं ना, तो वो एक रिटेन ज़्यादा लंबे समय तक आप कर पाएँ इसके लिए वो सब सारी दिया जाता है। और जब आप क्लास करेंगे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की क्लासेस में भी जो आपको होगा पीपीटी थोड़ी इनोवेटिव तरीके से बनाई जाएगी, या किस तरह से उसको पढ़ना है, किस तरह से याद करना है, ये चीज़ आपको उसमें बताई जाती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, ये मैंने आपको जैसे शुरू बताया कि 5 क्लासेज होंगी और प्री फाउंडेशन में होगी। और 5 क्लासेज में देखो कंटेंट पढ़ाना तो संभव नहीं है, पूरे साल का करंट अफेयर 5 क्लासेज में नहीं हो सकता, परंतु आपको वहाँ पे ये बता दिया जाएगा कि करंट अफेयर आपको पढ़ना कैसे है। देखो पहले क्या होता था, मैंने आपको पहले भी चर्चा करी थोड़ी सी, कि स्टूडेंट की सारी समस्या रहती थी कि करंट अफेयर बहुत दिनों तक नहीं समझ में आता था। तो आप जब प्री फाउंडेशन में ये क्लासेस कर लेंगे तो आप इनिशियल लेवल पे ही वो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुझे करंट अफेयर को अप्रोच कैसे करना है आगे।
अगर बहुत नहीं भी समझ में आए इंटरलिंकेज तो कम से कम ये तो समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ मेरे को छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है अभी के लिए। और जब आपकी पूरी फाउंडेशन वाली क्लासेस शुरू होंगी तो वहाँ पे मंथली करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। इसमें जो आपको जो मैगजीन दी हुई है इसमें अलग अलग सेशंस हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड और भी सब्जेक्ट जो सारे के सारे हैं। इनकी आपकी हर मंथ एक एक क्लास होगी, जनरली वो संडे सैटरडे को होती है, और उसमें उस क्लास में आपको जो भी मैगजीन में दिया हुआ वो पढ़ाया जाता है। ये क्लासेस इसलिए शुरू करी गई थी क्योंकि करंट अफेयर खुद से इनिशियल लेवल पे नहीं पढ़ सकता कोई, या तो फिर ऐसा करे कि एक साल पहले कोचिंग करे फाउंडेशन की फिर मैगजीन पढ़ना शुरू करे, बट वो संभव नहीं है ना, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। ग्रेजुएशन करके हम लोग आ चुके हैं, दबाव घर वालों का रहता है कि नौकरी जल्दी लेनी है और बहुत सारे काम करने होते हैं उसके बाद ना, तो इसलिए ये बोला जाता है कि अब जो एमसीआर की क्लासेस है वो आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी उसमें नहीं समझ में आ रही है तो एटलीस्ट आपकी उस मंथ की जो क्लास हो रही है उसमें आपको वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया करंट अफेयर का। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो करंट अफेयर के जो विजन है इसके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से टूल्स है, तो देखो एक तो न्यूज़ टुडे होता है, जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर होता है तो न्यूज़पेपर से जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है, सारे न्यूज़पेपर जो भी साइड है, पर डे की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़ टुडे में आती है, और न्यूज़ टुडे में रहती है लगभग 6 न्यूज़ रहती है मेन न्यूज़, और कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट रहता है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप साइट पे देखेंगे तो रिसोर्स वाले टैब में अवेलेबल है ना। साथ ही साथ में इसका ऑडियो भी आता है, आप यूट्यूब चैनल देखेंगे विजन आईएएस का तो वहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में भी ये आता है, मतलब 20 मिनट का लगभग वीडियो ऑडियो रहता है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो करंट अफेयर है उस दिन का वो 20 मिनट में लगभग आपको कवर हो जाएगा। साथ में इसका ना अभी कुछ दिनों बाद आई गेस दिसंबर में इसका वीडियो फॉर्मेट में भी आने वाला है, कि आपको जो न्यूज़ टुडे है वो डेली का वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा कि आप वहाँ से जो डेली की न्यूज़ है वो कवर कर सकें। उसके बाद ये मंथली मैगजीन मिलेगी जिसमें पूरे मंथ की जो जितनी भी सूचनाएं हैं उसका कंपाइलेशन आपको मिलता है, जो आपके पास अभी अवेलेबल है। उसके साथ ये 2 चीज़ और है, पीटी 365, मेंस 365। किसी ने नाम सुना है इन दोनों का? सुना है? तो जैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, पीटी 365 में क्या रहेगा, ये प्रीलिम्स से पहले आपको मिलती है। जैसे प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर का मई में है तो मार्च के आसपास से ये मैगजीन्स आना शुरू हो जाती है। तो इसमें पूरे साल का जो करंट अफेयर है, प्रीलिम्स के जो काम का है, जब प्री में जो आने वाला है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके दी जाती है। आपकी जो जैसे मैगजीन है इसमें प्री प्लस मेंस दोनों चीज़ें अभी तो अवेलेबल, पर कुछ टॉपिक हो सकता है कि प्रीलिम्स के काम के ही है, मेंस के नहीं है, तो उसमें फिर आपको कंपाइलेशन करके जाता है। उसके हर सब्जेक्ट के अलग अलग आते हैं, पॉलिटी का अलग आएगा, इकोनॉमी का अलग आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबका अलग अलग आएगा। सेम चीज़ मेंस वाले के लिए, जो चीज़ मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर जब आपका मेंस होगा उससे 1.5 महीने 2 महीने पहले ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ अवेलेबल है विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और बाकी तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है तो इकोनॉमिक सर्वे का आपको मिल जाएगा, बजट का जो आता है आपको बजट का मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब देखो उत्तर लिखने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैम ने जैसे आपको इंपॉर्टेंस तो बता ही दिया है कि उत्तर कैसे का क्या इंपॉर्टेंस है। 750 मार्क्स का अपना मेंस होता है, उसमें जितने मार्क्स आपके आते हैं उस हिसाब से क्लियर होगा। और यहाँ जो मेनली इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, आंसर राइटिंग। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखना है या उसके तत्व क्या होंगे, उत्तर लेखन की शुरुआत कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अब वेट नहीं करना है कि मेरी फाउंडेशन की जब क्लासेस शुरू होंगी तभी मुझे ये सीखने को मिलेगा। आपकी जैसे प्री फाउंडेशन की जब क्लासेस चल रही होंगी तो 5 क्लासेस वहाँ पर डेडिकेटेड है, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कॉन्क्लूजन कैसे लिखना है, या फिर क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट और डायग्राम करना है। मतलब 5 क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो 3-3 घंटे की अगर क्लास हुई तो 15 घंटे आपको डेडिकेटली उसमें प्री फाउंडेशन में मिल जाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आप ऑलरेडी पहले से ही उस चीज़ को सीख पाएंगे कि मुझे आंसर कैसे लिखना है एक बेहतर। ठीक है, तो 5 क्लासेस उसमें आपको प्री फाउंडेशन मिल गया। बाकी जब फाउंडेशन वाला होगा तो मैंने आपको बताया कि डेली असाइनमेंट आपको मिलता ही रहेगा वहाँ पे। जो लास्ट पिलर जो हमने शुरू में बात किया था उसका ये है कि यूपीएससी में सही मार्गदर्शन का महत्व क्या है। तो सही मार्गदर्शन का महत्व क्या है, तो सही मार्गदर्शन मिलेगा तभी सफलता प्राप्त होगी, ऐसे तो नहीं होगी, है ना। तो जो सही मार्गदर्शन वो आपके लिए क्या करता है, एक जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है आप टारगेटेड तरीके से कर पाते हो। हम लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं क्या उसमें टारगेटेड तैयारी करते हैं उस टाइम पे? आप जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाते हो और जब फाइनल ईयर में निकलते हो तो क्या आपको पहले से ही फर्स्ट ईयर में टारगेट डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस कंपनी में जाना है या मुझे इतने पॉइंटर लाना है या मुझे गोल्ड मेडल लेना है?
कुछ नहीं होता ना, रेंडमली चल रहा होता है। एग्जाम आया, 2 दिन पहले पढ़े, पास हो गए। मेरे सब लोग ऐसे हुए होंगे, 1-2 को छोड़ के। तो लक्षित परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, ये आपको जो सही मार्गदर्शन बताएगा उसमें। और लक्षित में मतलब कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, कितना टाइम किस चीज़ को डिवोट करना है। हो सकता है आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसका इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं उस टाइम, या ऐसे टॉपिक में आप टाइम खराब कर रहे हो जो नहीं एग्जाम में आने वाला है, तो वो आपको एक लक्षित मार्गदर्शन मिल सकेगा। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो है ही नहीं कि जैसे यूपीएससी के मेंस में 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट में अगर कोई ग्रेजुएशन जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड भी रहा है तो भी उसको सारे सब्जेक्ट नहीं पता है। अगर किसी को साइंस बैकग्राउंड भी रहा है तो भी उसको नहीं पता, क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सब सब्जेक्ट जितने आप सोच सकते हैं सारे अवेलेबल है ना। तो आपको डाउट जरूर आएगा। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब सोच लीजिए कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे। अगर कोई पढ़ रहा है तो ही डाउट आता है चीज़ों को लेकर। तो आपको सही मार्गदर्शन जो रहेगा वो आपके ऊपर एक टारगेटेड तरीके से ध्यान दे पाएगा, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट का समाधान कर पाएगा। अगर आप जैसे हैं, आपने कोई आंसर लिखा या आपने कोई क्वेश्चन ही सॉल्व किया, आपको उस पर अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है, आपने आंसर तो लिख लिया, आपने एक दिन आपका मन किया कि आज आंसर राइटिंग करते हैं, 10 आंसर लिख लिया आपने, और जब कोई एक इंसान आंसर लिखता है, आप जब अपने पहला आंसर लिखेंगे ना तो आपके अंदर ऐसा फीलिंग आएगा। मान लीजिए आप इंडिया चाइना के ऊपर आंसर लिख रहे हैं कोई, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा उस दिन कि मैं डिप्लोमेट बन गया आज ही, है ना। मैंने इंडिया और चाइना की जो समस्या थी उसका समाधान कर चुका हूँ मैं इस आंसर को लिख के, है ना। ऐसा वे फॉरवर्ड लिखा है, परंतु ऐसा होता नहीं है ना। तो आपको जो सामने वाला जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो आपको बताएगा कि आपने जो लिखा है उसमें क्या कमियां हैं, या किस पार्ट में आप बेहतर हैं, या उसको किस तरह से डिवाइड करना है। आप जैसे गवर्नर के ऊपर कभी आंसर लिखेंगे तो आपको लगेगा, आप कभी आंसर लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपको लगेगा मेरा ही सबसे बेस्ट है आंसर, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपको एक फीडबैक डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। अब आपको पता है यूपीएससी की, देखो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, परंतु होता है कि कुछ लोगों को टाइम भी लग जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों को भी लगे इतना टाइम, आप पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। परंतु अगर आपको जैसे तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक जाना पड़ रहा है, तो क्या ये संभव है कि आप कंटिन्यूसली 4-5 साल तक एक लेवल का मोटिवेशन बना के रख सकते हैं? अभी जो आपका मोटिवेशन लेवल है वो 100+ होगा, अगर 100 पैमाना है तो 100+ होगा आपका ना। परंतु धीरे धीरे 1 साल में ना ये 100 से नीचे आने लगेगा, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 50 होगा, और हो सकता है कोई चला ही जाए। तो आपको रेगुलरली मोटिवेट करने वाला कोई चाहिए। अब मोटिवेशन का ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त ऐसे ढूंढ लो जो आपको मोटिवेट करते रहे, है ना। आपको एक सही डायरेक्शन में मोटिवेशन, है ना। एक तो मोटिवेशन होता है कि मोटिवेटेड तो है पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस मोटिवेटेड है ना। तो मोटिवेशन आपको ऐसा चाहिए जो आपको एक राइट डायरेक्शन में तैयारी करा सके एग्जाम की। तो वो मोटिवेशन का महत्व है, सही मार्गदर्शन आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे ये जो चीज़ है इसका विजन आईएएस कैसे समाधान करता है, तो आपको सबसे पहले तो होगा कि जैसे ही आपको बैच अलॉट होगा, आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा। मेंटर जो होंगे आपके, जैसे ए मेंटर आपके हैं ना, तो वो मेंटर क्या होंगे, वीकली बेसिस पे ऑनलाइन ऑफलाइन आपके क्विज़ेस सेशन लेंगे। उसमें दोनों तरह की चीज़ें होंगी, आपके ग्रुप सेशंस होंगे, मतलब आपके ग्रुप में लगभग अगर 15 से 20 से 25 बच्चे हैं तो आपके ग्रुप सेशंस होंगे। उसमें एक पीयर लर्निंग का भी समझ में आता है कि अगर वो आंसर दे पा रहा है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो होता है ना कि मोटिवेटेड टाइप का इंसान को फील होता है। प्लस पर्सन टू पर्सन, अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है, किसी भी एकेडमिक हो गया, पर्सनल हो गया, इमोशनल हो गया, तो आप मेंटर से बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे तैयार हो। साथ ही क्लास कोऑर्डिनेटर, ये आप जो मेरे राइट साइड में ये चेयर, ये जो टेबल देख रहे हैं, ये जो है ये क्लास कोऑर्डिनेटर की चेयर होती है, मतलब ये असिस्टेंट फैकल्टी एक तरह से होती है, और इनका रोल जो है ना बहुत क्रूशियल होता है। आप जब क्लास में आ रहे हैं, क्लास से संबंधित आपको कोई भी समस्या आ रही है, या किसी भी तरह की आपको कोई समस्या एकेडमिकली हो गई या फिर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो गई, कोई टेक्निकल समस्या ही हो गई, तो आपके सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होंगे वो क्लास कोऑर्डिनेटर आपके होंगे। और सारी चीज़ों के लिए ये क्लास में जो भी हो रहा होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इस चेयर पे जो बैठते हैं, है ना, मेरे जो राइट साइड में। तो क्लास कोऑर्डिनेटर का रोल जो है वो काफ़ी क्रूशियल है। तो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है आपको रेगुलरली गाइडेंस देने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। जैसे आपने कोई आंसर लिख के लाए, इवेलुएट तो प्रॉपर तरीके से हो गई आपका, परंतु आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे 4 मार्क्स क्यों मिले, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। कोऑर्डिनेटर अगर अवेलेबल नहीं है उस दिन या कुछ भी है, आप घर पे भी है, तो आप मेंटर को कॉल कर लीजिए कि सर मैंने ऐसा आंसर लिखा था, आप मुझे थोड़ा इसका फीडबैक दीजिए कि कैसा क्या होने वाला।
तो ये गाइडेंस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी क्लास टीचर तो रहते ही है। देखो ये फैसिलिटीज़ इसलिए है क्योंकि टीचर जो होता है, टीचर के पास इतना समय ही नहीं होता है। क्लासेस और भी होती है, टीचर ने जैसे 3 घंटे की क्लास ले ली तो उनके पास इतना समय ही नहीं है कि आपको 1 घंटा और दे सके बाद में। तो वो जो फिल गैप है वो मेंटर आपके करेंगे और आपके क्लास कोऑर्डिनेटर करेंगे, कि आप उनसे जाके सहायता मांगिए कि सर मेरे को इस चीज़ में डाउट आ रहा है। और जो भी आपके मेंटर और क्लास कोऑर्डिनेटर होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं यूपीएससी के फील्ड के अच्छे खासे। तो उनको सब पता होता है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से लैग कर रहे हैं या कौन सी चीज़ की सहायता आपको हो सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको शुरू के 3 पिलर बताए थे, उचित कंटेंट और उचित मार्गदर्शन और उसका मूल्यांकन, तीनों एंगल पे हम लोगों ने बात कर ली है। और विजन आईएएस की साइड से आपको क्या क्या सपोर्ट उसमें सब प्रोवाइड किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके कोई डाउट हो तो हम लोग बात कर सकते हैं उस बारे में। डाउट है किसी का? टाइम तो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, प्री फाउंडेशन की बात कर रहे हैं? प्री फाउंडेशन देखो 70 क्लासेस और ऐड कर लो। जैसे जनरली जो होता है 13 से 14 महीने का होता है, तो आप उसमें 2-2.5 महीने और ऐड कर लो, है ना। मतलब 16 महीने प्लस माइनस थोड़ा बहुत मान लीजिए आप, है ना। 70 क्लासेस उसमें ऐड हो रही। बट फायदा उसका प्री फाउंडेशन, देखो प्री फाउंडेशन का अगर मैं आपको बताऊँ, एक क्रक्स बताऊँ, तो ये है कि जैसे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, कोई साइंस से आता है, कोई ह्यूमैनिटीज से उससे आ रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, सबका तैयारी का थोड़ा थोड़ा स्तर अलग रहता है। किसी को हो सकता है किसी साइंस वाला जो इसको थोड़ा साइंस में एज मिलेगा, ह्यूमैनिटीज़ वाला है थोड़ा उसको हो सकता है हिस्ट्री पॉलिटी उसका जो सब्जेक्ट है उसमें एज मिलता है ना। तो ये जो सारी चीज़ हैं, ये एज जब आप प्री फाउंडेशन क्लासेस खत्म कर लोगे ना, सब एक इक्वल लेवल पे आ जाओगे। और जब आपकी फाउंडेशन की क्लासेस जब यहाँ से शुरू होगी ना, तो आपको पॉलिटी के बारे में आपको भी उतनी इन्फॉर्मेशन होगी जितनी आपको साथ वाले को, जो पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ के आए। जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी साइंस के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जितना कि साइंस बैकग्राउंड वाले को। तो आपकी ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा सर। क्लासरूम कोऑर्डिनेटर वाला, तो क्लासरूम कोऑर्डिनेटर का जैसे मैंने आपको बताया कि जो रोल होता है कि अगर देखो एक तो गाइडेंस वाला हो गया, और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है विजन है इसका प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, यहाँ पे एकेडमिकली हो गया, अगर आपको कोई इमोशनल है या कोई पर्सनली बात करनी है, तो क्लासरूम कोऑर्डिनेटर जो होंगे वो आपकी हेल्प उसमें करेंगे। और आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है क्लास की, क्वेश्चन बनाना, उसमें सिनॉप्सिस का हो गया, आगे जैसे आप देखेंगे आपके पोर्टल पे, वो सारी जो चीज़ें होंगी वो आपके क्लासरूम कोऑर्डिनेटर हैंडल करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नहीं, वो प्री फाउंडेशन में एक्चुअली वही, जैसे मैम ने आपको बताया होगा कि बेसिक बुक्स जो हैं वो सारी उसमें कंटेंट उसका अवेलेबल है। मतलब बोलते हैं ना कि 11th-12th की जो एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ के आना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने से पहले, तो वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सारा कंटेंट आपको कराया जाएगा। ठीक है, नहीं देखो पढ़ने को तो सारी है, ऐसा नहीं है, पर अब आपकी वो समस्या का समाधान इसमें हो जा रहा है कि आपको कौन सा, देखो अगर आप 6 क्लास वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि सारा कंटेंट आपके काम का हो। तो जो प्री फाउंडेशन क्लासेस का डिजाइन ही इस तरह से है कि जो भी एनसीईआरटी सारी, उसमें से जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपकी कवर हो जाए। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मेरा वाला पार्ट ये खत्म हुआ, अब सर आएंगे तो आपके पास इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे कि सब्जेक्ट आपको कैसे कैसे करना है। तो उम्मीद है आप लोगों की जो यात्रा है यूपीएससी की वो सफल रहे आगे।